दोस्तों, आज है मार्च 16 2024 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करेंगे। आज एक टॉपिक हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग सा करने वाले हैं, ओपन बुक टेस्ट। तो मतलब अगर आप स्कूल में एग्जाम दोगे तो आप अपने सामने बुक ओपन करके टेस्ट दे सकते हो। थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, थोड़ा वियर्ड भी लग रहा होगा। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका बेनिफिट क्या क्या है और भैया इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। क्योंकि सीबीएसई ने एक रिकमेंडेशन दिया है और कुछ पायलट प्रोजेक्ट के लिए, टेस्टिंग के लिए कुछ स्कूल्स में ओपन बुक टेस्ट को हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग, मेंस के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। और यह टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया है, द हिंदू में नहीं आया। आज द हिंदू में तो टॉपिक आया ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से ढूंढ के एक दो टॉपिक आपके लिए निकाले हैं, बट एनीवेज कर लेंगे। कस्टम ड्यूटी एक टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं। और हो सकता है इंडिया में बहुत जल्दी टेस्ला भी आ जाए। वैसे तो मुझे पता है आपकी और मेरी कोई ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है हम लोग टेस्ला ले सकते हैं बिकॉज बहुत महंगी गाड़ी आती है। बट फिर भी कुछ लोग इंडिया में टेस्ला ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया है सरकार ने, कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। तो थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा इंडिया का जो मैक्सिमम आयरन ओर है वो जाता है कौन सी कंट्री में, चाइना में जाता है। थोड़ा सा आयरन ओर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा ये छोटा सा एडिटोरियल है, कुछ खास मुझे लगा नहीं। द हिंदू में तो एडिटोरियल कुछ आया ही नहीं है खास, बिल्कुल बेकार आया था। इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ा सा मुझे लगा था, इसको हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए सेपरेट टॉपिक। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक एक्ट पास किया है उन्होंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये दिया गया है, हल्का सा। जो आपको नॉलेज है पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके अंदर थोड़ा एडिशन आपको ये कर सकता है। ठीक है जी, चलिए। तो कुछ देख लेते हैं। फ्रंट पेज पे आज काफ़ी कुछ हंगामा हुआ पड़ा है। और यू नो वेरी वेल के एसबीआई ने डिटेल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि बॉन्ड्स वगैरह के बारे में उनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी, लेकिन अभी भी पूरी डिटेल नहीं दी है, थोड़ी डिटेल दी है। तो उस एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जल्दी से मुझे सभी डिटेल दीजिए, किसने कब कहाँ और कब। ठीक है, मतलब हु डोनेटेड, टू whom इट was donated, when it was donated and when it was encashed। मुझे चाहिए सब डिटेल, ये आधी अधूरी डिटेल से काम नहीं चलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एसबीआई को कहा है, लेट्स सी उसके अंदर वो क्या करती है। लेकिन जो अभी तक डिटेल सामने आ रही है उसमें थोड़े से इंटरेस्टिंग और शॉकिंग से फैक्ट नजर आए हैं। हालांकि थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जब हम लोग एग्जाम की बात करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर सवाल आता है ना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम को लेके। उसके अलावा जब हम लोग एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं, है ना, जब हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, राइट, जब हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, उस केस में आप जो है ये एग्जाम्पल दे सकते हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सा ये ऑब्जर्वेशन किया था कि भैया जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं तो ये सिर्फ खाली डोनेशन नहीं है। आप उनको डोनेशन इसलिए नहीं दे रहे हो कि मुझे उसका आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, नहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़े बड़े बिजनेसमैन जब ये डोनेट करते हैं तो ये तो सीधी सीधी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझते हो, उसका मतलब ये होता है कि भैया मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप मुझे बदले में क्या दे रहे हो। तो एक हाथ दे, एक हाथ ले। मैंने दिया आपको पैसा रोकड़ा, आप मुझे क्या दोगे, फेवर दोगे। ये फेवर कई तरीके की हो सकती है। आप ये फेवर उनको कैसे देते हो, यूजली कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज को, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, अगर मान लो ये कुछ कंपनी कुछ ड्यूबियस एक्ट कर रही हैं, थोड़ा बहुत मान लो करप्शन कर रही हैं, ठीक है, जाली कंपनियां कर रही हैं, शेडी कंपनियां ओपन कर रही हैं, तो उस केस में थोड़ा सा उनको, जो हमारे जैसे ईडी है, सीबीआई वगैरह है, वहां से उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये दोष रहता है। कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट जैसे कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करती है, अब जैसे आपको तो तभी पता चलता है प्रोजेक्ट के बारे में जब गवर्नमेंट एक्चुअली में अनाउंस करती है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को अनाउंस करने से कई साल पहले तक उस पर काम शुरू हो जाता है, या एटलीस्ट कई महीने पहले उस पर काम शुरू हो जाता है। तो इन कंपनीज को एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे ऐसा फलाना फलाना जो है प्रोजेक्ट आने वाला है। तो ये कंपनी पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, वहाँ पे लैंड परचेज करना हुआ या कुछ भी जुगाड़ लगा लेती है बेसिकली। तो ये इस तरह की फेवर इन कंपनीज को दी जाती हैं। तो बेसिकली
वो बोलते ना, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, तो थोड़ा सा उस तरह का रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी केस में ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बट ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ऐसा है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें यहाँ पे बोली थी। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड इज अ वेरी बिग टॉपिक, हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं, और मेरे ख्याल से इतना पढ़ लिया हम लोगों ने कि इसको बोर हो चुके हैं हम लोग पढ़ पढ़ के। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, बट मैं ठीक है थोड़ा अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओपन टेस्ट एग्जाम, सोचे कितना अच्छा लगता है ना, कि जब ये हम स्कूल में थे, हम कॉलेज में थे, तो हम हमारे ज़माने में ऐसा सब क्यों नहीं हो रहा था। ये आजकल के बच्चों को सब कुछ इतना आसानी से क्यों दिया जा रहा है, ओपन बुक टेस्ट क्यों लिया जा रहा है उनसे, है ना भैया। घर पे जाइए, सिलेबस है आपके पास, उसको पढ़िए, याद करिए, आके एग्ज़ाम लिखिए। लेकिन ये जो तरीका है, ये कन्वेंशनल वे ऑफ एग्ज़ाम है, ये हम लोग बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, है ना। कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी इसी सिस्टम से चल रहे थे, उनके पेरेंट्स भी इसी सिस्टम से चल रहे थे। ये कन्वेंशनल तरीका है, और ये कन्वेंशनल तरीका किसके ऊपर बेस्ड है, रोट लर्निंग पे बेस्ड है। ये तो आपको भी पता है, हमारा यूपीएससी भी काफी हद तक रोट लर्निंग पे बेस्ड है। काफी हद तक मतलब कुछ तो कॉन्सेप्चुअल होता ही है उसमें, अगर ज्यादा रोट लर्निंग नहीं करनी होती है। लेकिन प्रीलिम्स तो काफी कुछ हद तक इसी के ऊपर बेस्ड है, इवन मेंस भी इसी के ऊपर बेस्ड है काफी हद तक। बट हमारा स्कूल और कॉलेज सिस्टम तो पूरा ही रोट लर्निंग पे है लगभग लगभग। आपको कंटेंट दिया जाता है, डेटा दिया जाता है, बुक्स दी जाती है, रट्टा मारो, एग्जाम में आके लिखो। आपने उस दिन लिख दिया तो आप पास हो गए, नहीं लिखा तो फेल हो गए। आपकी उस एक दिन की परफॉर्मेंस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपको आता है या नहीं आता है। हो सकता है 364 डेज आपने बहुत मेहनत किया हो, आप बहुत समझदार भी हैं, लेकिन उस दिन आप बीमार हो गए, 365 डे वाले दिन आप बीमार हो गए, आप नहीं लिख पाए, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस एक दिन के ऊपर जज की जाती है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो पुराना कन्वेंशनल तरीका है, हालांकि उसके कुछ एडवांटेज भी हैं। तो अभी सीबीएसई ने एक कमेटी वगैरह बनाई, उन्होंने रिकमेंड किया कि देखिए भैया, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंडर में क्यों ना हम लोग एक ओपन बुक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करें, और इसको पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्कूल्स के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें। अभी कुछ गिने चुने 5-10 स्कूल के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई इसको करेंगे। फिर वही सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहा है कमेटी ने, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं क्या। बिल्कुल हो सकते हैं, बेनिफिट हैं तभी तो उन्होंने रिकमेंड किया है। कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। आप ये मत समझिए कि ओपन बुक टेस्ट होगा तो उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कि बताओ भैया राजस्थान की कैपिटल कौन सी है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ओपन बुक टेस्ट में, जैसे रोट लर्निंग वाले केस में आते हैं। क्योंकि रोट लर्निंग में पर्पस ये होता है कि एक स्टूडेंट की मेमोरी चेक करनी होती है। यही तो रोट लर्निंग का फंडा है, आपकी मेमोरी चेक कर रहे हैं वो लोग मेजरली। तो फिर आप उस मेमोरी को कैसे अप्लाई करते हो वो देखा जाता है। लेकिन एप्लीकेशन पार्ट इंडियन सिस्टम में कम है, मेमोरी बेस्ड ज्यादा है। रोड जब ओपन बुक टेस्ट होते हैं ना, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही टफ आते हैं। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें बताओ भैया कि इस बार सरकार ने ये जो है स्कीम लॉन्च की थी, और इस स्कीम के अंदर कितना पैसा दिया गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के। एप्लीकेशन क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ होता है। आप बुक अपने सामने ओपन कर लोगे फिर भी आपको आंसर नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो, तो बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे यही बेनिफिट होगा ओपन बुक से, कि रोट लर्निंग की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एक सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई, अथॉरिटी ऑफ गवर्नर हैज डिक्लाइंड इन लास्ट 15 years। अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत में तो नहीं मिल रहा है, राइट। ये क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड तो आपको नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ये एप्लीकेशन पार्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। दिमाग पे जोर डालोगे तभी आएगा, अपना अपने आसपास क्या हो रहा है वो देख रहे होगे तभी आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ओपन बुक टेस्ट में, 1 to 1 लाइन-to-लाइन वर्ड-टू-वर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इससे तो होगा क्या, एक हमारे बच्चे का जो है एप्लीकेशन लेवल इंप्रूव होगा, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, तो सीधी सी बात है। दूसरा जो स्ट्रेस होता है बच्चों का एग्जाम का, मेरे तो पसीने छूट जाया करते थे, हालांकि आई यूज टू टॉप द स्कूल, बट फिर भी एग्जाम से पहले टेंशन तो बहुत होती है। भूख नहीं लगनी आपको बंद हो जाती है, प्यास लगनी बंद हो जाती है, नींद ना आना बंद हो जाती है, स्ट्रेस, कुछ बच्चे तो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं बीमार हो जाते हैं।
कुछ एक्सट्रीम केस में तो सुसाइड के केस भी सुनने को मिलते हैं कभी कभी। इतना स्ट्रेस हुआ कि एग्जाम से पहले ही बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसको लगा कि मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अभी अभी कोटा में केस हुआ, एक बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा था, उसने लिखा कि मेरे से आईआईटी नहीं होगा, एंड शी कमिटेड सुसाइड अनफॉर्चुनेटली। राइट। तो ये जो स्ट्रेस है ऑफ कोर्स ये कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की मेंटल वेलबींग पे भी फोकस किया जा रहा है ना। जो एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस होती है, तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो ओपन टेस्ट होना ही चाहिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट होती है, जिसमें दुनिया भर के स्कूल में एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चेक किया जाता है कि वहाँ के बच्चों को कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनकी मैथमेटिकल, इंग्लिश लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज, उनकी सोशल स्टडीज, साइंस की समझ कितनी है, ये चेक किया जाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक 8वीं क्लास का बच्चा क्या 8वीं क्लास के मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है? क्या वो साइंस की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है? अगर वो नहीं कर सकता है, फिर चेक किया जाता है क्या वो 5th स्टैंडर्ड के मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। इन बेसिस पे कुछ टेस्टिंग की जाती हैं, और इंडिया इज एट वन ऑफ द लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट। तो भाई अगर आपका ट्रेडिशनल सिस्टम इतना ही स्ट्रांग होता, तो इंटरनेशनल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हम बॉटम में क्यों होते? कुछ तो गड़बड़ है ना। गड़बड़ यही है कि रोट लर्निंग बेस्ड हमारे यहाँ पे चीजें होती हैं, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होती हैं। मैंने बच्चों को मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में भी रट्टा मारते हुए देखा है अपने कॉलेज में, कई स्टूडेंट्स को, एंड उन्होंने सच्ची बताऊं तो एग्जाम टॉप भी किया था लड़के ने। वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल पे रट्टा मार लिया करता था, इसके बाद ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, उसको पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, बस उसको ये पता है कि साइन प्लस कोस ये वो, रट्टा रट्टे पे रट्टा। तो उसी की वजह से जो, अगर क्वेश्चन बुक से थोड़ा हटके आ जाते हैं ना, हमसे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बुक वाले क्वेश्चन हमने रट्टा मार रखा है। तो इससे ओपन बुक टेस्ट से क्या होगा, आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव होगा, और हमारी इंटरनेशनल जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें हमारा रैंक इंप्रूव होगा। ये इन्होंने बात यहाँ पे बोली है। उसके अलावा ऑटोनॉमी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर आप ओपन बुक टेस्ट करवा रहे हो, तो इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता सबके लिए। तो इसमें जो स्कूल्स हैं हमारे, उनको काफ़ी ऑटोनॉमी मिल जाएगी, अपने हिसाब से अपना सिलेबस टाइप भी थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे वो भी कर सकते हैं। टीचर्स वहाँ पे किस तरह को पढ़ाएंगे वो भी कर सकते। टीचर्स को भी बहुत ऑटोनॉमी मिल जाती है ना पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सारा सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो इससे सिस्टम अच्छा होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी हर जगह पे सेमी सिस्टम लागू है, दिल्ली में भी वही, छत्तीसगढ़ में भी वही चल रहा है, पंजाब में भी वही चल रहा है। हर हर जगह का कल्चर अलग है, तो अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, तो ऑटोनॉमी जरूरी है। इट्स अ गुड थिंग। हालांकि ऑटोनॉमी इज अ बैड थिंग ऑल्सो, ये बात भी है ना। किसी को बहुत ज्यादा आप आजादी दे देते हो, तो अच्छे फैक्टर होने के साथ साथ गलत फैक्टर भी हो सकते हैं। देखिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेगुलेशन भी खतरनाक है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी भी खतरनाक है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी मतलब यू आर बीइंग ऑटोक्रेट, इसमें वर्ड ही आ गया ऑटो, आप किसी की सुनोगे नहीं, एक्सप्लोइटेशन के चांसेस होते हैं। एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेगुलेशन भी खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सप्लोइटेशन के चांस होते हैं। जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है वो आपको एक्सप्लोइट कर सकती हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पे इनोवेशन का स्कोप खत्म हो जाता है। तो इसके बीच वाला रास्ता जो है वो बुद्धाज वे, मिडिल वे, वो यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए। राइट। तो ये तो आपके बेनिफिट्स हो गए, बट देर आर मैनी चैलेंजेस ऑल्सो, है ना। भैया जनरेशन टू जनरेशन हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा जो स्कूल सिस्टम है, उनको आदत ही नहीं है ओपन बुक टेस्ट करवाने की। 2013-14 में भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया दिल्ली में, कई स्कूल्स ने, उन्हें बोला हम तो नहीं करवाएंगे ये। राइट। अरे क्योंकि ओपन बुक टेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट बात ये सही है। टीचर्स को ट्रेनिंग देना, सिलेबस को उस तरह से डिज़ाइन करना, क्वेश्चंस को उस तरह से डिज़ाइन करना, उसके बाद आंसर शीट को उस तरह से इवेलुएट करना, इसमें बहुत टफ काम है, आसान नहीं है। जो फैक्चुअल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के पेपर होते हैं उनको तो सोल्व करना और चेक करना बनाना बहुत ईजी होता है, तो स्कूल्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, क्योंकि नो बडी इज रेडी, इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट रेडी। राइट। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा ऑटोनॉमी की मैंने आपको बता ही दी। अब ऑटोनॉमी, जब अगर आप हर जगह ऑटोनॉमी दे दोगे तो डिस्पैरिटी आ सकता है। दिल्ली वाले स्कूल जो है कुछ और पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी अलग है। छत्तीसगढ़ वाले कुछ और पढ़ा रहे हैं, इंदौर वाले कुछ और पढ़ा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी अलग है। इवन स्टूडेंट्स भी, ओपन बुक टेस्ट का मतलब ये है, देखिए समझ के चलिए आप, दो स्टूडेंट हैं,
ठीक है, ये एक रिच स्टूडेंट है, ये एक पुअर स्टूडेंट है। अब इसकी कैपेसिटी क्योंकि ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बुक रेफर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कम है तो एक ही बुक अफोर्ड कर ले, वही बड़ी बात है। तो जिसके पास रेफरेंस करने के लिए ज़्यादा बुक हैं उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा बेटर होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली। जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं उसकी कम होगी। तो ऑन द लेवल ऑफ स्टूडेंट टू द लेवल ऑफ स्कूल्स डिस्पैरिटी बढ़ेगा। यस। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट स्ट्रेटेजी, अभी तो ठीक है क्योंकि आप पेपर चेक करते हो तो सीबीएसई सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड बना देता है कि भैया ये चीज़ें हैं, इसके बेसिस पे चेक करिए। लेकिन सब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी ओपन बुक टेस्ट में, अब कैसे असेसमेंट डिसाइड करोगे कि बच्चे ने कौन सा पॉइंट लिखा होगा, इतने नंबर देने हैं, इतना पॉइंट लिखा होगा, इतना नंबर देना है, फिर तो वो फर्क ही क्या रह गया, फिर तो मेमोरी बेस्ड हो गया। तो असेसमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मान के चलिए 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, ओपन बुक टेस्ट हो रहा है, या 8th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, ओपन बुक टेस्ट हो रहा है। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे इतना अच्छा एनालिसिस करें कि वो 10th के लेवल का स्टैंडर्ड का एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी ग्रेड से 2-3 ग्रेड ज्यादा। कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं जो भी 5th लेवल तक ही असेसमेंट कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 8th स्टैंडर्ड की असेसमेंट कर पा रहे हैं। तो कैसे जज करोगे आप? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जैसे आजकल होता है, इसमें तो अपनी क्लास का ही आपको आंसर देना है। लेकिन कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, बेटर बुक्स होती हैं, हो सकता है बहुत बढ़िया आंसर भी दे दें क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। वो असेसमेंट आप कैसे करोगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है इस तरह के केसेस में। राइट। बाकी बच्चों को पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। ये तो बड़ी बात है ना भैया, बुक खोल के आंसर लिखना है तो पढ़े क्यों? इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इनइक्वालिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स के बीच में ही खुद, क्योंकि कुछ के पास ज़्यादा बुक्स होती हैं, कुछ के पास कम बुक्स होती हैं। स्टडी मटेरियल का ऐसे एक्सेस ज़्यादा अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं तो मैंने को बता ही दिया था, है ना। तो बच्चे बेचारे अब तक वाले सिस्टम ही पागल हो जाते हैं, टफ क्वेश्चंस में तो और पागल हो जाएंगे। सुनने में अच्छा लगता है ओपन बुक है, लेकिन ओपन बुक बहुत खतरनाक है। फियर ऑफ फॉरगेटिंग कंटेंट एलिमिनेटेड। यस। अभी आपने याद किया, रिवाइज किया, आप बार बार क्यों रिवाइज करते हो? आपको इसलिए डर लगता है कि आप भूल ना जाओ। लेकिन भैया ओपन बुक में तो टेंशन ही खत्म, आपको कुछ याद ही नहीं करना है। तो आपकी मेमोरीज भी जो है वीक होने के चांसेस होते हैं। यस। वो जब किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आप रिवाइज ही नहीं करोगे, डीप अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होगी? है ना। डिपेंडेंसी ऑन द रेफरेंस मटेरियल जो बार बार मैं बता चुका हूँ। तो ये कुछ है, तेरा सम पॉजिटिव एस्पेक्ट, देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा बीच का रास्ता लेके चलना पड़ता है। हाँ, टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, टेस्टिंग करके देखेंगे, अच्छा रहा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं रहा तो नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट तो इंसान को करना ही चाहिए जिंदगी में, है ना। चलिए, इंडिया वूज टेस्ला बाय स्लैशिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ईवीज टू 15। अभी देखिए मोदी जी कभी यूएस जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो इलोन मस्क हमेशा उनसे मिलते हैं क्योंकि इनको पता है कि इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हालांकि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पुअर लोगों तो टेस्ला नहीं खरीदेंगे ना, वो तो इनकी मार्केट ही नहीं है। इनकी मार्केट है वो टॉप वाले आधे परसेंट लोग, टॉप वाले आधे परसेंट लोग इनकी मार्केट हैं, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, करोड़ों की गाड़ियां चलाते हैं। अरे टेस्ला भी चलाएंगे वो लोग तो। जब इंडिया में 3-3 4-4 करोड़ की गाड़ियां लोग चला सकते हैं तो 1 करोड़ की टेस्ला तो चला ही सकते हैं। इनको पता है मार्केट बहुत बड़ा है। हमेशा ये हमारे बिजनेस डेलीगेट्स मोदी जी से हर किसी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई साहब प्लीज़ मुझे इंडिया में अलाउ कर दीजिए। इंडिया वाले जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इनको इंडिया में अलाउ नहीं कर रही है। देखिए, डायरेक्टली नहीं कह सकते आप लोग कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। चाइना वाले तो कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे इनके लिए बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट में आ ही नहीं पाते। टेस्ला इंडिया में आना चाहता है लेकिन उनके उसके उनके ऊपर हम लोगों ने 70 to 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया। अब कर लो क्या करोगे। एक गाड़ी यूएसए में आपकी 1 करोड़ की है, इंडिया में आते आते वो 2 करोड़ की हो जाएगी। इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी कि कोई खरीदेगा ही नहीं। तो जो कोई खरीदेगा नहीं तो भैया बेचोगे क्यों? ओबियसली बात है। तो ये बैरियर्स हैं। तो ये बैरियर हैं इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में होते हैं। बैरियर को हटाएंगे मतलब इंपोर्ट ड्यूटी को कम करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी तो ये जो प्रोडक्ट है वो अपने आप ही सस्ता हो जाएगा।
अभी तक 70 to 100% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, गवर्नमेंट ने इसको घटा के कितना कर दिया, 15%। तो अभी टेस्ला इंडिया में आ सकती है बिकॉज इम्पोर्ट ड्यूटी हैज डिक्रीज टू 15%। लेकिन हाँ, अभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे ये जो ड्यूटी आएगी, इससे क्या होगा, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, उन्हीं कंपनीज को अलाउ करेंगे जो इंडिया में खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करेंगी अगले 3 साल में, और उनसे प्रोमिस करेंगे कि 3 साल में साहब हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे, तभी भाई बेनिफिट है, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे, राइट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कम से कम भाई साहब आपको 500 मिलियन का तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। एक ये कंडीशन गवर्नमेंट ने लगा दी। दूसरी एक और कंडीशन गवर्नमेंट ने ये लगा दी कि हम लोग सिर्फ उन्हीं व्हीकल्स को अलाउ करेंगे जिनकी कीमत $35,000 से ज्यादा है, और जो 5 साल में मैक्सिमम 8,000 व्हीकल इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगी। अगर आप ये 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हो तो आइए, आपका स्वागत है। नहीं कर सकते तो भैया आप जहाँ पे थे अपना वहां पे रहिए, हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन कुछ लोग सवाल ये पूछ सकते हैं कि सर हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, या अब तक हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया था। सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन है। सवाल ये है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ईवी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, है ना। इसीलिए हम लोगों ने उनको अलाउ नहीं किया था। जैसे हम लोग पहले भी करते थे, 1991 1992 से पहले भी प्रोटेक्शन करते थे, फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट बेसिकली यही करे, क्योंकि ईवी ना एक बहुत ही फ्रजाइल सा सेक्टर है। अभी नया नया सेक्टर उभर रहा है देश में, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो हम लोग चाहते थे इनको प्रोटेक्ट करें, तो बहुत ज़्यादा हम लोग कंपटीशन ना हो मार्केट में, अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब अलाउ कर रहे हैं। अब किसी ने पूछा गवर्नमेंट को, भैया अब क्या हो गया ऐसा, आप टेस्ला को अगर इनवाइट कर रहे हो तो टेस्ला के साथ साथ दूसरी कंपनीज भी आएंगी, अब आप प्रोटेक्शन वाला लॉजिक कहाँ गया। तो सरकार ने ये कहा कि देखिए, हम लोग सिर्फ उन्हीं गाड़ी पे दे रहे हैं जिनकी कीमत $35,000 से ज़्यादा है, और ये सेगमेंट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, हार्डली 0.01%। तो इससे हमारी जो मेजर जो सेक्टर है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा लॉजिक सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इम्पोर्ट ड्यूटी अगर आप देखो तो ये कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया था। तो बेसिकली जब हम लोग कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं, जिसे आप लोग इम्पोर्ट ड्यूटी भी कहते हो, तो विदेशों से कोई सामान अगर इंडिया में आता है, ठीक है, या इंडिया से विदेशों में जाता है, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। बट हम यहाँ पे बात ज़्यादातर इम्पोर्ट के बारे में ही करने वाले हैं। क्या बेनिफिट होता है, आप क्यों लगाते हो, इट्स लाइक ए टैक्स। टैक्स होता है बेसिकली, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो भैया पैसा कमाने के लिए, सीधी सी बात है, टैक्स तो रिवेन्यू जनरेशन के लिए ही किया जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अभी अभी मैंने आपको बताया, इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग विदेशी कंपनियों को अलाउ नहीं करते हैं, या उनको रेगुलेट करते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो सके। पिनलाइज करने के लिए, है ना, कई बार कोई विदेशी कंपनी, मान लो कोई है, अगर वो मान लो कोई फूड प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर सपोज बाई चांस उस फूड प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स पाए गए, तो उसको पनिश तो करना पड़ेगा। कैसे पनिश करोगे, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करके। तो उनके प्रोडक्ट इंडिया में महंगे हो जाएंगे, उनकी बिक्री कम हो जाएगी, तो पनिश अपने आप ही हो गए। ये सब चीज़ें की जाती हैं। उसके अलावा भाई अब प्लेस ऑफ एक्विजिशन, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब जानने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। उसका वेट क्या है, डायमेंशन क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उन सब डिटेल के लिए किया जाता है। कस्टम ड्यूटी कई तरह की हो सकती है, ठीक है। जैसे एक हमारी होती है एड वॉलरम, और एक होती है स्पेसिफिक ड्यूटी, ये दो इंपॉर्टेंट होती हैं। एड वॉलरम मतलब जो वैल्यू बेस्ड होती है, ठीक है। एड वॉलरम जैसे कहता है कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, ठीक है। स्पेसिफिक जो ड्यूटी होती है अमाउंट बेस्ड होती है। जैसे आप कोल होता है भैया, कितना टन, कितना क्विंटल आप कोल इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये वेट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से होती है। वॉलरम वाली वैल्यू के हिसाब से होती है। मान लो हो सकता है आपके पास डायमंड रिंग हो सकता है बहुत हल्की हो, लेकिन उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है ना, करोड़ों की होगी, वेट उसका कम है। लेकिन कोयला है, कोयले का वेट बहुत ज्यादा है, वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा है नहीं। तो वैल्यू बेस्ड जो होता है वो एड वॉल्यूम होता है, और नॉर्मल वाला जो है वो स्पेसिफिक, वो उसके अमाउंट के बेसिस पे होता है। इतना आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए,
At 40.4 MT metric ton, 92% of Indian iron ore exported went to China in। तो बस देखिए, आप कुछ भी सोचते हो लेकिन चाइना के बिना हमारा काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते हो भैया, 92% इंडिया का जो आयरन ओर है चाइना में ही जा रहा है। तो आप कितने मर्जी झगड़ा करते रहें, लेकिन चाइना जो है वो इंडिया के कोल की बिगेस्ट मार्केट है, राइट। कोल इंडिया में भरपूर है। तो आयरन ओर जो हम लोग निकालते हैं, माइनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वो आप चार तरह के निकाल सकते हो। आयरन ओर बेसिकली चार तरह का होता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट और लिमोनाइट। ठीक है, ये होता है उसके कार्बन, मतलब उसके जो आयरन, आयरन, ठीक है, आयरन के कंटेंट के बेसिस पे होता है। मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जिसके अंदर 70% से ज़्यादा जो है मेटालिक आयरन होता है। 30% इंप्योरिटीज होती है, जिसको हम लोग बाद में रिमूव कर देते हैं। हेमेटाइट में जो है 65 to 70%। सीडराइट में जो है आपका 40 to 50%। लिमोनाइट में लेस देन 50%। तो इसे तो हम लोग खास यूज़ भी नहीं करते हैं, इट्स वेरी वेरी पोल्यूटिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा कैटेगरी होती है। इंडिया में अगर आप देखें, ये लोकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो: उड़ीसा, पार्ट ऑफ झारखंड, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, कर्नाटका, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे गोवा, बहुत आयरन ओर यहाँ पे मिलता है। उड़ीसा में देखें तो जैसे सुंदरगढ़, मयूरभंज, ठीक है, क्योंझार, बोनाई, ठीक है, यहाँ पे मयूरभंज खूब सारा आयरन ओर मिलता है। झारखंड की अगर बात करेंगे तो नावमुंडी, गुआ माइंस, बैलाडीला, खूब सारा आयरन यहाँ पे मिलता है। दंतेवाड़ा वगैरह में, जहाँ पे काफ़ी नक्सल प्रभावित एरिया भी है वो, राइट। कर्नाटका की बात करें तो वहाँ पे जैसे कुद्रेमुख, बाबा बुदान हिल्स, जहाँ पे आपको कॉफ़ी प्लांटेशन भी देखने को मिलती है अच्छी खासी। चित्रदुर्ग वगैरह, खूब सारा आयरन निकलता है कर्नाटका से। वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी जो है आयरन ओर आपको यहाँ से देखने को मिलता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो रत्नागिरी वगैरह में थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। ठीक है, गोवा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो चुका है ऑयल को, आयरन को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशन आप देख सकते हो। हालांकि मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये कंटेंट आप यहाँ से देखें, तो बस जस्ट फॉर यू रिवीजन। अदरवाइज इसके लिए तो यू नीड टू हैव योर बेसिक कंटेंट, जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको करिए। अगर क्लासेस वगैरह कर सकते हो, टेंशन ही नहीं है, क्लास से आप कर ही लेते हो। अभी कल हमारी भी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हुई है, फाउंडेशन की। और हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बाद में, लेकिन अभी फिजिकल ज्योग्राफी जो है हम लोग स्टार्ट किया है कल। अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी हमारा फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है? तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज वगैरह करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। करंट अफेयर वाली क्लास ज्वाइन करनी है जो वीक में होती है सैटरडे को, आज होगी। ठीक है, तो आज का ही दिन है। तो ये QR कोड स्कैन कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, वो भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि करंट अफेयर के बिना तो भैया काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए। पीनल कोड ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अच्छा खासा बजट अलॉट किया है, क्योंकि देखिए, दुनिया में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो सिस्टम को तो डिस्टर्ब करती करती है, ये तो रूल है। लेकिन आप उसे हटा नहीं सकते, वो तो आपकी लाइफ का पार्ट बनेगी ही। जितना मर्जी प्रोटेस्ट कर लो, जितना मर्जी उसको बुरा भला कह लो, हर सिस्टम का ऐसा ही होता है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स अ रियलिटी। तो इट्स बेटर नॉट टू इग्नोर इट, बट टू वर्क फॉर इट। और वही हम लोग करने वाले हैं। बट उनके जो चैलेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजीज के, वो तो आपको एड्रेस करने पड़ेंगे ना। ठीक है, बेनिफिट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेनिफिट सबको मिलता है, लेकिन चैलेंजेस को एड्रेस करिए। यूरोपियन यूनियन ने अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट अपने देश में, मतलब यूरोपियन यूनियन ने उसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट 2024। और उन्होंने कहा है भैया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग करेंगे रेगुलेट। ठीक है, और ये पहला ऐसा वर्ल्ड का एक एक्ट बना है जो डायरेक्टली AI को रेगुलेट करने की बात करता है। तो ये बेसिकली पूरी दुनिया के लिए एक बेस और एक रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। इंडिया भी सोच रहा है इसके बारे में, काफी कुछ सोच रहा था। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा काम
अमेरिका ने काफ़ी काम किया है, चाइना ने काफ़ी काम किया है। यूरोप के अंदर वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इतना काम हुआ नहीं है। टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा यूरोप जो है वो पिछड़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट फिर भी यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे यहाँ पे लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा असर ना पड़े। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ रिस्क तो है, नो डाउट, लेकिन हर रिस्क इक्वल होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो रिस्क वाली कैटेगरी है ना, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को बोला है अनएक्सेप्टेबल रिस्क, एक को बोला हाई रिस्क, एक को बोला लिमिटेड रिस्क, और एक को बोला लो रिस्क। जो अनएक्सेप्टेड रिस्क है तो उसको कंप्लीटली बैन किया जाएगा, कंप्लीटली बैन। कोई सवाल नहीं, इफ बट परंतु किंतु कुछ नहीं, सीधा सीधा खत्म। मतलब ऐसा रिस्क मान लो जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाता है, उसे कंप्लीटली बैन किया गया है। जिसमें आपके थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब आज से एक ऐसा काम करवाया जाता है जो आप यूजुअली नहीं करते। ऐसे सिस्टम होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आप वो काम कर देते हो जो आप करना भी नहीं चाहते थे, फिर आप बाद में सोचते हो अरे यार ये गलती मैंने कैसे कर दी। ऐसा कोई भी चीज जो ये करती है उसे बैन किया गया है, क्योंकि इससे क्या है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी विल पावर, आपकी जो फ्री थिंकिंग प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। तो एक इंसान होने का पर्पज ही खत्म हो गया समझो। अनएक्सेप्टेबल है ये। फिर आते हैं कुछ हाई रिस्क वाले, जिसमें यूज तो हम लोग कर सकते हैं, हालांकि उसमें रिस्क होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह में थोड़ा आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर एक आते हैं लिमिटेड रिस्क वाले, इसमें थोड़ा रिस्क तो होता है। देखो, हाई रिस्क वाले में आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट देखती है अच्छा आप कौन सा काम करना चाहते हो, थोड़ा लगता है उसको ठीक है अलाउ किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट उसमें अलाउ कर देती है। लिमिटेड रिस्क में गवर्नमेंट कुछ भी रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन बाई चांस उसका कुछ मिसयूज हो जाए, हाँ, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। ध्यान रखिएगा, हाई रिस्क वाले में पहले गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, लिमिटेड रिस्क वाले में गवर्नमेंट बाद में इन्वॉल्व होती है। फिर एक आती है लो रिस्क, टेंशन ही नहीं है, जो मर्जी करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे रखा है। इतना ही है इस आर्टिकल में, ठीक है, इससे ज्यादा आप जानने की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा के इसने बार 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 वही बात करने की कोशिश इसने यहाँ पे की है। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डेफिनेटली इस आर्टिकल को करेंगे, थोड़ा सा बने रहे मेरे साथ 2-4 दिन में, क्योंकि इंडिया ने अभी अभी इन्वेस्टमेंट के अनाउंस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कुछ बढ़िया सा आर्टिकल आएगा, तो उसको हम लोग डिटेल में इन डेप्थ जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, कोई एडिशनल आर्टिकल आज नहीं है, यही 2-3 आर्टिकल थे जो हम लोगों को करने थे। तो आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।